हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एनर्जी में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स की सीरीज़ जारी रखते हुए हम जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ की, तो मैं आज वो एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ स्टूडेंट आगे के। स्टूडेंट, ये जो सीरीज़ मैंने आपके लिए बनाई है, इस सीरीज़ ये कहाँ कहाँ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सो स्टूडेंट, ये जो यूपी पीजीटी और टीजीटी इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, यूजीसी नेट के लिए बेनिफिशियल है, और यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का वो होने वाला है, तो वो भी इसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उनमें से लिए हैं, और ये एग्ज़ाम क्वेश्चन हर जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर है उसमें एक ना एक बार पूछा गया है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन भी है स्टूडेंट। तो चलिए सीरीज़ को देख लेते हैं, यानी कि आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब मांग का नियम बताता है, यानी कि मांग का नियम क्या होता है, या आपने मांग का नियम तो पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखे हैं वो ये दे रखी हैं, जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है। सेकेंड ऑप्शन है, जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है। थर्ड ऑप्शन है, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। और फोर्थ ऑप्शन है, जब मांग घटती है तो कीमत घटती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती कि मांग का नियम होता क्या है। वैसे तो आपने पढ़ा ही है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि मांग के नियम में यानी कि वस्तु के मूल्य जो प्राइस होता है और उसकी जो डिमांड होता है, उन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर जो सीधा सीधा जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है कि मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, ये भी गलत ऑप्शन है। जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि सीधा सीधा संबंध बता रहे हैं, जबकि सीधा रिलेशन ना होकर इनका इन्वर्स रिलेशन भी। अरे कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है, और जब मांग घटती है तो कीमत घटती है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, यानी कि प्राइस जब घट जाता है किसी भी वस्तु का तो हमारी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मांग के नियम क्या बताता है। कि मांग का नियम ये बताता है कि उन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, और इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा गया है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श विधि दर होती है, यानी कि जो जनसंख्या का सिद्धांत दे रखा है उस सिद्धांत में कुछ 3 चरण दे रखे थे। उन 3 चरणों में ये पूछा गया है कि सबसे अच्छी विधि दर, यानी कि अच्छी जो जनसंख्या का बढ़ना और घटना होता है वो कौन सी दर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, या द्वितीय या तीसरे चरण के बीच में। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये जो जनसंख्या सिद्धांत यानी कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था वो 1929 में थॉमसन ने किया था, परंतु इसका जो वैज्ञानिक रूप जो दिया गया था, यानी कि इसकी जो विस्तृत व्याख्या दी थी वो फ्रैंक नोटेनस्टीन ने दी थी। तो उन्होंने ये सिद्धांत में 3 चरण की बात करी थी, और तीसरे चरण में, यानी कि इसका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन सी है कि तीसरे चरण में ये कहा गया है कि वहाँ पर उद्योग भी बढ़ चुके हैं और शहरों का नगरीकरण भी हो चुका है, यानी कि सिविलाइजेशन भी हो गया है, लोग ना पढ़े लिखे हो गए हैं, और स्त्रियाँ जो होती हैं, जो कि वुमेंस होती हैं, वो भी रोज़गार के लिए बाहर जाने लगती हैं। तो वो एक तरह से मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हो जाती हैं कि उन्हें किस तरह से किन टाइम पीरियड में बच्चे को जन्म देना है। तो जन्म दर में भी तेज़ी से कमी आती है, और इस चरण में जनसंख्या की जो वृद्धि दर होती है वो गिरावट आती है। तो जनसंख्या की जो आदर्श वृद्धि दर होती है वो ये होती है तृतीय चरण में, क्योंकि पहले चरण में जन्म दर भी तेज़ी से होती है और मृत्यु दर भी तेज़ी से होती है। दूसरे चरण में मृत्यु दर में भी कमी आती है, लेकिन जन्म दर जो होती है वो ऊंची बनी रहती है। और तृतीय चरण में जो होता है जन्म दर में कमी आती है
और मृत्यु दर में भी कमी आती है। तो तृतीय चरण जो होती है वो आदर्श वृद्धि दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की? तो तरलता जाल की अवधारणा जो है वो किन्स ने विकसित की थी, और इसमें ये बताया गया था किन्स द्वारा कि लोग जो होते हैं अपने व्यवहारों को पूरा करने के लिए अपने पास नगद रूप में कुछ मुद्रा रखते हैं, और जब इस किसी तरल कोष में इसको उधार दे देते हैं तो वो तरलता का परित्याग करते हैं, और इस तरलता के परित्याग के बदले में जो उन्हें लाभ मिलता है वही ब्याज है। और वही जो है तरलता जाल की स्थिति की अवधारणा जो दी थी वो कीन्स ने दी थी कि लोग अपने पास कुछ यानी कि टाइम पीरियड के लिए अपने पास नगद मुद्रा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को, तटस्थता वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तटस्थता वक्र की जो संकल्पना का प्रतिपादन किया था वो किया था ऑप्शन सी इसका सही है स्टूडेंट, J.R. हिक्स ने किया था। सन 1934 में J.R. हिक्स और G.D. एलन ने उपभोक्ता व्यवहार यानी कि जो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया था उसमें उपयोगिता का जो क्रमवाचक विवेचन किया था उसमें तटस्थता वक्र की संकल्पना दी थी। और तटस्थता वक्र को दूसरा ये भी कहा जाता है उदासीनता वक्र, और उदासीनता वक्र को एक और कहा जाता है अधिमान वक्र भी कहा जाता है। तो इसमें ये होता है कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है और संतुष्टि वक्र ही तटस्थता वक्र कहलाता है। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि वो जितनी भी वस्तुओं का उपभोग करता है इस तरह से उसमें वो हर जगह पे समान संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में है। तो ऑप्शन है जन्म दर घटती है, मृत्यु दर घटती है, जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर घट जाता है, या जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट आंसर डी, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है। तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में तब होती है जब जन्म दर भी बढ़ी हुई होती है और मृत्यु दर भी बढ़ी हुई होती है। इसमें जो है टोडरो ने 3 चरणों की बात करी थी, और इसके अनुसार ये था कि प्रथम चरण में मृत्यु दर पर जन्म दर ऊँची होती है और द्वितीय चरण में मृत्यु दर में कमी आती है, लेकिन जन्म दर जो है वो ऊँची बनी रहती है। और यह अवस्था जनसंख्या की विस्फोट की स्थिति कहलाती है। और तृतीय स्थिति में जो होता है जन्म दर में गिरावट आती है जो कि जनसंख्या की आदर्श स्थिति कहलाती है। तो जनसंख्या की विस्फोट की स्थिति दूसरे चरण में होती है जिसमें जन्म दर भी ऊंची बनी रहती है और मृत्यु दर भी ऊंची बनी रहती है। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? ऑप्शन है नरसिंहम कमेटी, गॉडगिल कमेटी, चैल्या कमेटी और केलकर कमेटी। तो कर संरचना में जो कर की जो संरचना होती है उसके सुधार के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया था वो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, चैल्या कमेटी। और चैल्या कमेटी जो है गठित की गई थी 1991 में यानी कि 1991 में गठित कर सुधार के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसे कहा जाता है चैल्या कमेटी। और ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों में लोच बढ़ाने के लिए, कर आधार के फैलाव के लिए, मोड वेट पे फैलाव के लिए विचार किया था इन्होंने। और इन्होंने प्रशासन में जो कर का जो सुधार करना था उसका बहुत ही सरल रूप में और उन्नत रूप में विचार प्रस्तुत किया था चैल्या कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। जब किसी मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तब देश की मुद्रा का अवमूल्यन होता है डीवैल्यूएशन, यानी कि मुद्रा का प्राइस का जो वैल्यू होती है उसको गिरा दी जाती है। तब क्या होता है? तब ये होता है कि ऑप्शन है आयात सस्ते निर्यात महंगे हो जाते हैं, या आयात महंगे हो जाते हैं निर्यात सस्ते हो जाते हैं, आयात और निर्यात दोनों सस्ते हो जाते हैं, या आयात और निर्यात दोनों महंगे हो जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। कि डीवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है कि जब हमारी इकोनॉमी में आयात सबसे ज़्यादा अधिक होने लगते हैं और निर्यात कम होने लगता है तो हमारी जो देश का
भुगतान संतुलन होता है वो अव्यवस्थित हो जाता है, और इस व्यवस्थित अवस्था को सुधारने के लिए आयात जो होते हैं वो महंगे किए जाते हैं और निर्यात जो है वो सस्ते किए जाते हैं। और यहाँ पर मैं अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन का अर्थ बता दे रही हूँ स्टूडेंट कि देश की मुद्रा का जो बाहरी मूल्य होता है उसको कम करना होता है, यानी कि जो हमारी देश की मुद्रा होता है उसका जो बाहर का मूल्य होता है उसको कम करना चाहिए, जबकि विदेशी मुद्रा का जो मूल्य होता है वो वृद्धि हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ही आयात जो होते हैं, आयात की जो घरेलू कीमत होती है वो बढ़ जाती है और निर्यात की जो होती है विदेशी कीमत वो गिर जाती है। इसलिए हमारी जो है आयात जो होते हैं, जो हम ले रहे होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, उन्हें ख़रीदना मुश्किल हो जाता है, जिससे आयात में कमी होती है और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। निर्यात यानी कि जब दूसरा देश निर्यात यानी कि हम जब निर्यात करते हैं तो दूसरा देश उसको लेता है तो वो सस्ते हो जाते हैं, जिससे हमारे निर्यातों में वृद्धि होती है और इसीलिए देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है तो अवशेष को कहते हैं मौद्रिक घाटा या प्राथमिक घाटा या चालू घाटा या राजस्व घाटा। तो जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है तो उसको कहते हैं हम, ऑप्शन 20 का सही है, प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, नरसिम्हा कमेटी में रिपोर्ट संबंधित है, यानी कि नरसिम्हा कमेटी जो है वो किस रिपोर्ट से संबंधित थी। तो इसके ऑप्शन है बीमा क्षेत्र सुधार या बैंकिंग क्षेत्र सुधार या कृषि क्षेत्र सुधार या औद्योगिक क्षेत्र सुधार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बैंकिंग क्षेत्र सुधार, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो भूतपूर्व यानी कि जो पहले गवर्नर थे वो एम नरसिम्हा की अध्यक्षता में गठित समिति जो है 1991 में की गई थी, वो बैंकिंग क्षेत्र में 4 ढांचे की व्यवस्था यानी कि 4 स्तरीय ढांचे की व्यवस्था का सुझाव दिया था। और इसमें से 1998 में नरसिम्हा समिति ने बैंकिंग सेक्टर में ये बैंक में जो भी गड़बड़ है, जो भी सही डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसको सुधार के लिए इस कमेटी ने एक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से मौलिक रूप में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन है नोट जारी करने वाला प्राधिकरण, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक या औद्योगिक विकास की उन्नति करता। तो यहाँ पर केंद्रीय बैंक का कार्य क्या नहीं है ये बताना है। तो नोट जारी करना भी केंद्रीय बैंक का कार्य है, बैंकों का बैंक भी है और सरकार का बैंक है। तो जो कार्य नहीं है वो है औद्योगिक विकास की उन्नतिकर्ता का कार्य जो है केंद्रीय बैंक का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई। तो ऑप्शन है अशोक समिति, लकड़ावाला समिति या हिल्टन यंग समिति या गोरेवाला समिति। तो भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी गोरेवाला समिति के आधार पर हुई थी, और ये जो समिति थी वो 1952 में A.D. गोरेवाला समिति के नाम से जाना जाता है इस समिति को। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे 11 क्वेश्चन जो कि मैं आज लेकर आई हूँ स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के, और ये प्रीवियस ईयर्स के जो UP-PGT के 2013 का पेपर है उसमें भी आए हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि और भी स्टूडेंट जो है बेनिफिट ले सके हमारी इस वीडियो से। और मैं ऐसे ही इकोनॉमिक्स के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं UP-PGT GIC के हर क्वेश्चंस लेकर आती रहूँगी। और स्टूडेंट जो भी कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को नहीं मिल पाते हैं, मैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ हिंदी में। और स्टूडेंट अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो आप वहाँ से मेरे चैनल को यानी कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं वहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल करवा दूँगी। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।